प्रिय दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में जिस यूनिट की हम चर्चा करेंगे वो होगा आपका राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास। तो आज हम मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करेंगे और आपकी ऐसा मानेगा कि आज पहली क्लास है, पहला दिन है आज। जैसे कि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं पहले, और फिर क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि कोई भी इतिहास चलेगा, जैसे मारवाड़ का चलेगा, कछवा चलेगा। तो एक दोस्तों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है, जैसे हो सकता है आवाज में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको समझने में वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से मेरे पास शेयर कीजिएगा। मैं उस प्रॉब्लम को 100% आपकी सोल्व करूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे पास जरूर भेजना आप। अभी यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्रिय दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करेंगे किसका? मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक शब्द है, देखिएगा ये है क्या? मेवाड़। क्या है ये है हमारे पास क्या? मेवाड़। देखिएगा क्या है ये? मेवाड़ है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र को मेवाड़ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनको शामिल कर दें और ये मेवाड़ बन जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिएगा, एक का नाम क्या है? उदयपुर है। उदयपुर। एक का नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम है राजसमंद। एक का नाम उदयपुर है, एक का नाम क्या है? राजसमंद है। एक का नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम है चित्तौड़गढ़। और एक जिला है क्या? ये है क्या हमारे पास? भीलवाड़ा। कौन सा है ये? भीलवाड़ा। तो हमारे पास ये चार जिले हैं जिसको मूल रूप से हम मेवाड़ के अंतर्गत शामिल करते हैं। वैसे देखा जाए तो अजमेर है, अजमेर का जो दक्षिणी भाग है उसको भी हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? उसको भी हम मेवाड़ के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को ध्यान रखिए कि इन जिलों को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इनको हम शामिल करते हैं किसके अंतर्गत? मेवाड़ के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जिसको हम वर्तमान समय में मेवाड़ कहते हैं, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास प्राचीन काल। प्राचीन काल है। प्राचीन काल में जिसको वर्तमान में हम मेवाड़ कहते हैं, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको श्री जनपद, सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। और सीवी जनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? राजधानी का नाम था मध्यमिका। क्या था दोस्तों? मध्यमिका इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये क्या है दोस्तों? मध्यमिका क्या है इसकी? तो ये इसकी क्या है? राजधानी है। ध्यान रखिएगा किसकी है? तो सीवी जनपद की राजधानी का नाम क्या हुआ करता था? मध्यमिका हुआ करता था। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को शामिल किया जाता है। प्राचीन काल में जिसको वर्तमान में हम भीलवाड़ा कहते हैं, प्राचीन काल में इसी क्षेत्र का नाम था क्या? सिवी जनपद। और सिवी जनपद की एक राजधानी थी जिसका नाम क्या था? मध्यमिका। देखिए दोस्तों, ये सिवी जनपद के इस क्षेत्र में, देखिए सिवी जनपद है। सिवी जनपद के इस क्षेत्र में एक जाति रहती थी। जाति का नाम था मेद जाति। इस क्षेत्र में मेद जाति के निवास होने के कारण, देखिएगा कारण, कारण इस क्षेत्र का एक नाम पड़ा। और नाम क्या पड़ा दोस्तों? ये पड़ा हमारे पास क्या? मेदपाट। क्या नाम पड़ा? मेदपाट। और मेदपाट से ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति होने के बाद में एक शब्द आया, वो क्या है दोस्तों? ये आया हमारे पास क्या? मेवाड़। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, मेवाड़ शब्द हमारे पास कहां से आता है? तो देखिए, हम दोबारा से बात कर रहे हैं, मेवाड़ किसे कहते हैं? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो सम्मिलित, इसको तीन चारों जिलों को सम्मिलित कर दिया जाता है। ये क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसको प्राचीन काल में, जिसको हम वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सीवी जनपद कहते थे। सीवी जनपद की एक राजधानी थी। राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका था। इस सीवी जनपद क्षेत्र में एक जाति निवास करती थी। जाति का नाम क्या था? मेद जाति थी। मेद जाति के निवास होने के कारण ही ये क्षेत्र क्या कहलाया था? ये मेदपाट कहलाया था। और मेदपाट से ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई। और शब्द कौन सा है दोस्तों? ये है क्या? मेवाड़। तो ये आपका मेवाड़ के संबंध में एक सामान्य परिचय था। तो आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। बता दे।
देखिए दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट जिस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो होगा आपका क्या, वो करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति की बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से ये राजपूत आए। देखिए दोस्तों, ये क्या है राजपूतों की उत्पत्ति, देखिए इसमें शब्द है क्या, ये है हमारे पास क्या, राजपूत। देखिए राजपूत जो शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, तो आपसे पूछ रहे थे, तो ये इसमें भाषा है, भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राजपूत किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की देखिएगा उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति हुई, कहां से हुई इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति राजपुत्र, राजपुत्र के अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में देखिएगा राजपुत्र शब्द के अपभ्रंश के बाद में एक शब्द आया निकल के, निकल के कौन सा शब्द आया, तो ये राजपूत शब्द निकल के आया। तो ध्यान रखिएगा राजपूत शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो राजपुत्र के अपभ्रंश के बाद में किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ध्यान रखिएगा राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिएगा दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है, उल्लेख, जो ये राजपूत शब्द है इसका उल्लेख मिलता है, तो देखिएगा 7वीं सदी में इसका उल्लेख मिलता है हमारे को। देखिएगा दोस्तों, अगली नेक्स्ट बात क्या है कि जो राजपूत जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जो व्यक्ति थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके एक पॉइंट्स और है, इंपॉर्टेंट बात है कि कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य की पुस्तक है, पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। देखिए अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपके पास में एक व्यक्ति है विद्वान है जिसका नाम क्या है, बाणभट्ट है, बाणभट्ट की पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, हर्ष चरित नामक पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित है। इन दोनों ही पुस्तकों में राजपूत, राजपूत जो शब्द है, शब्द, शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा इन दोनों ही पुस्तकों में, पुस्तक कौन कौन सी है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित है। ध्यान रखिए इन दोनों ही पुस्तकों में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो हीराचंद ओझा जी का एक स्टेटमेंट है। गौरीशंकर हीराचंद जी का देखिएगा पूरा नाम क्या है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वैसे आपको शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं हीराचंद ओझा। देखिएगा इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था किसके संबंध में, तो ये राजपूत जो शब्द है इसके संबंध में एक स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिएगा क्या है कि राजपूतों, सॉरी, क्षत्रियों ने, क्षत्रियों ने पहले अपनी सत्ता खोदी, तब ये सामंत, सामंत की स्थिति में आ गए, तब
ये राजपूत कहलाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट है कि क्षत्रियों ने पहले अपनी सत्ता को खो दिया, मतलब सत्ता उनकी त्याग कर दी उन्होंने, सत्ता किसी किसी दूसरे व्यक्ति ने छीन ली उनकी। तो जैसे ही छीनी गई, मतलब ये सत्ता जैसे ही उनके हाथ से गई, तो वो सामंत की स्थिति में, मतलब सामंत बन गई। और जैसे ही ये सामंत बने, तो ये क्या कहलाए दोस्तों, ये राजपूत कहलाए थे। तो ये गौरी शंकर हीराचंद जी का स्टेटमेंट है, और ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट के लिए दोबारा इस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हम बात कर रहे थे कि राजपूत शब्द है, ये किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का है। इसकी उत्पत्ति, ये राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो जो राजपुत्र है ना, राजपुत्र के, देखिए इस शब्द के टूटने के बाद में एक शब्द की उत्पत्ति हुई, और शब्द कौन सा है, मतलब कि राजपुत्र के अपभ्रंश के बाद में ये शब्द निकल गया है। कौन सा, राजपूत शब्द निकल गया है। देखिए, इस शब्द का जो उल्लेख किया गया था, कौन सी शताब्दी में किया गया था, 7वीं सदी में इसका उल्लेख किया गया है। जो ये राजपूत शब्द था, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये क्षत्रियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित है, इन दोनों ही पुस्तकों में राजपूत शब्द है ना, इसका प्रयोग किया गया है। अगली बात क्या थी, हीराचंद ओझा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि क्षत्रियों ने पहले अपनी सत्ता को खो दिया, जैसे ही उन्होंने अपनी सत्ता को खोया तो सामंत की स्थिति में आ गए, और जैसे ही वो सामंत की स्थिति में आए तो वो क्या कहलाए दोस्तों, वो राजपूत कहलाए थे। तो दोस्तों, ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा एक सामान्य परिचय था। तो जिस भाई को आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले लो, आप मिटा दें इसको। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत, कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ना, उसके संबंध में कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातों को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए, कुछ विद्वान हुए जैसे कि बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई जो अग्निकुंड से हुई है, और दूसरा बताया गया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है जो किससे हुई है, कि मतलब कि राजपूत है ना जो विदेशी थे। तो इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले पॉइंट पे बात करेंगे, ए पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति उत्पत्ति अग्निकुंड से। किससे, कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, जो कहां से हुई है, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है, जो कहां से प्राप्त होती है, कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है जो अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बात किसने कही है, देखिएगा, ये जानकारी है जो हमारे को जानकारी जानकारी ये जानकारी हमारे को कहां से प्राप्त होती है, तो देखिएगा, चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई जी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। देखिएगा, उत्पत्ति की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो चंद्र बरदाई जी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो है। इससे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है, कि जानकारी क्या प्राप्त होती है हमारे को दोस्तों, कि आबू आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर एक संत रहते हैं, संत का नाम है गुरु वशिष्ठ।
गुरु वशिष्ठ के काल में मलेच्छों का अत्याचार देखिएगा दोस्तों, इस बात को दोबारा समझिएगा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, जो कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। इस चीज की जो हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये बात किसने कही है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रबरदाई जी के द्वारा कही गई है, और उनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें इस बुक से हमारे को इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है कि आबू पर्वत है। आबू पर्वत कहां पे है? तो सिरोही में है। देखिएगा, आबू पर्वत के ऊपर एक संत रहते थे, मतलब एक बाबा जी मान सकते हैं, एक साधु संत रहते थे, और साधु संत का नाम क्या था? तो गुरु वशिष्ठ था। गुरु वशिष्ठ के काल में मलेच्छों का बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था भारत के ऊपर। देखिएगा, ये मलेच्छ कौन थे? पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये मलेच्छ कौन थे? ये अनार्य व्यक्ति थे, और ये विदेशी 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 लोग थे, अनार्य थे, और ये विदेशी थे, और ये एक समूह में थे, पूरा इनका एक बड़ा समूह था, और इनके द्वारा जो भारत के जो जन सामान्य था उसके ऊपर क्या किया जा रहा था? अत्याचार किया जा रहा था। तो इसी को देखिएगा, इस दृश्य को कौन देख रहे थे? गुरु वशिष्ठ के द्वारा इस दृश्य को देखा जा रहा था, और धीरे धीरे मलेच्छों का जो अत्याचार था वो लोगों के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा, देखिएगा, गुरु वशिष्ठ के द्वारा अपने अग्निकुंड से, देखिएगा ये इनका क्या है? अग्निकुंड है। अग्निकुंड ये क्या है दोस्तों? अग्निकुंड है। अग्निकुंड है। अग्निकुंड से तीन प्रतापी शासकों को क्या दिया? जन्म दिया। देखिएगा दोस्तों, तीन प्रतापी शासक कौन है? एक का नाम क्या है? प्रतिहार है। इसका नाम क्या है? तो ये चालुक्य है। एक शासक है, इसका नाम क्या है? ये परमार है। ये क्या है? परमार है। तो देखिएगा, गुरु वशिष्ठ ने मलेच्छों का दमन करने के लिए अपने जो अग्निकुंड था या इनका धुआं था उस धुएं से तीन प्रतापी शासकों को जन्म दिया। क्या क्या प्रतापी शासकों के नाम क्या क्या थे? एक का नाम क्या था दोस्तों? प्रतिहार, एक का नाम क्या था? चालुक्य, और एक का नाम क्या था? परमार। इनके सभी के द्वारा मलेच्छों के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन इनके ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन ये मलेच्छों का, देखिएगा दोस्तों, दमन नहीं कर पाई, मलेच्छों का दमन नहीं कर पाई। अब देखिएगा, इस दृश्य को कौन देख रहे थे? गुरु वशिष्ठ देख रहे थे कि मेरे द्वारा तीन प्रतापी शासकों को जन्म दिया गया, प्रतिहार, चालुक्य और परमार, और इनके द्वारा मलेच्छों का दमन नहीं किया गया। तो देखिएगा, गुरु वशिष्ठ के द्वारा अपने अग्निकुंड से चौथा एक योद्धा तैयार किया गया। योद्धा का नाम क्या था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? चौहान। क्या नाम था? चौहान था। और चौहान के द्वारा मलेच्छों के ऊपर आक्रमण किया गया, और मलेच्छों का क्या कर दिया दोस्तों? इनके द्वारा, ध्यान रखिएगा, मलेच्छों का क्या किया गया? दमन किया गया। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चौथा शासक कौन सा था? मल्लेच्छ। देखिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा नंबर का शासक कौन हुआ? तो ये हुआ हमारे पास क्या था? चौहान। और चौहानों के द्वारा ही किसका दमन किया गया था? तो मलेच्छों का दमन किया गया था। ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको स्ट्रक्चर से ही ध्यान रखिएगा। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, इसमें इस बात को बताया है। आप में से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसके संबंध में मैं एक पॉइंट और बताने वाला हूं, तो उसके बाद हम पहले आप ऐसा कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर से ही काम करना है। तो इसको मिटा दे फिर। देखिए दोस्तों, जो बताया गया है कि चंद्रबरदाई जी की पुस्तक में बताया गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई जो कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो एक हमारे पास एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का क्या किया है? खंडन किया है या इसकी आलोचना की है। देखिए, आलोचना की गई, आलोचना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट।
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये बात कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस बात की आलोचना किसके द्वारा की गई? देखिए आलोचना किसने की है? ये दशरथ शर्मा जी के द्वारा इस बात की आलोचना की गई है। देखिएगा इनकी एक पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं। ध्यान रखिएगा, ये दशरथ शर्मा जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक बात बोली है और उन्होंने जो चंद्रप्रसाद की पुस्तक थी उसकी में लिखी हुई बात का क्या करते हैं, ये आलोचना करते हैं। और उन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक एक पुस्तक में बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। और इस बात के समर्थन करता कौन है? तो ध्यान रखिएगा दशरथ शर्मा जी ने इस बात का समर्थन किया है। तो ध्यान रखिएगा ये अग्निकुंड के संबंध में ही आपकी उसी से संबंधित है, ध्यान रखना, ये आलोचना की गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखना वीएम डाल देना इसके ऊपर। क्या है ये? वीएम इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करें दोस्तों, चलें। देखिए पहली बात पढ़ी हमने अग्निकुंड से हुई। दूसरा पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि राजपूत हैं जो विदेशियों की क्या है? संतान है। मतलब कि विदेशियों की क्या है? संतान बताया गया है। किसने बताया? किसने बताया? देखिएगा दोस्तों कि बताया गया है कि राजपूत हैं जो विदेशियों की संतान है। इसके समर्थक कौन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा विशेषकर चार विद्वान है। ये चार विद्वान कौन कौन है? तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि विदेश से राजपूतों की उत्पत्ति विदेश में हुई है, इसके कौन कौन कैंडिडेट हैं जो इसके समर्थक हैं? तो ध्यान का नाम उनके बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको। कौन कौन है देखिएगा दोस्तों। एक नंबर, एक का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड। दो नंबर विलियम कुक। तीन नंबर विलियम स्मिथ। और चार नंबर जिसका नाम है डी.आर. भंडारकर। क्या नाम है? डी.आर. भंडारकर। देखिए ये चार कैंडिडेट ऐसे हैं, देखिएगा एक का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड है, एक का नाम विलियम कुक है, एक का नाम क्या है? स्मिथ है, एक का नाम क्या है? डी.आर. भंडारकर। इन चारों विद्वानों का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां पे हुई है? विदेश में हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा विदेश में कहने वाले कैंडिडेटों को कैसे याद करना है आपको? देखिएगा कर्नल जेम्स टॉड, ये कौन सा है? ये तो विदेशी आदमी है, तो आपको याद हो जाएगा कि विदेशी कहने वाला कैंडिडेट कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। ठीक है। विलियम कुक कौन है? तो विदेशी है। स्मिथ कौन है? तो विदेशी है। देखिएगा इसमें एक भारतीय है, ध्यान रखिएगा एक भारतीय है और भारतीय का नाम क्या है? तो डी.आर. भंडारकर है। तो इसको आप एक एक्सेप्शन के रूप में याद रख सकते हैं कि डी.आर. भंडारकर ने क्या कहा है कि राजपूत है जो विदेशी हैं। क्या है? विदेशी है। बल्कि तीन व्यक्ति कौन थे? तो तीन व्यक्ति स्वयं क्या थे? विदेशी थे। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि इसमें डी.आर. भंडारकर एक एक्सेप्शन के रूप में क्या है? शामिल है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिएगा ये कैंडिडेट है हमारे पास। इनमें देखिएगा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है
वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले आप इसका ऐसे कीजिएगा, पहले आप इसका क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि मध्य एशिया में एक विदेशी, मध्य एशिया में एक विदेशी जाति खजर भारत आई। मतलब कि मध्य एशिया में एक जाति रहती थी और उस जाति का नाम क्या था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस जाति का नाम है खजर जाति। कौन सी है? खजर जाति निवास करती थी। ये भारत में आई, तब भारत में आई और भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र किया गया और इन्हें भारतीय जातियों में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगली बात क्या है कि इनके कार्य क्षत्रियों के समान थे, इसलिए इन्हें क्षत्रियों में शामिल कर दिया गया और ये ही राजपूत कहलाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विदेशों के 4 कैंडिडेट ऐसे, 4 विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि राजपूत विदेशी थे, मतलब विदेशियों के क्या थे, संतान थे। ये 4 कैंडिडेट कौन कौन है? एक का नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड था, एक का नाम विलियम कुक था, एक का नाम विलियम स्मिथ और एक का नाम क्या था? D.R. भंडारकर। उन 4 में से कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट क्या था कि मध्य एशिया में एक जाति रहती थी, एक जाति थी विदेशी जाति का नाम क्या था? खजर जाति थी। एक खजर जाति भारत में आई, जैसे भारत में आई तो भारत वालों के साथ इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और जैसे ही वैवाहिक संबंध स्थापित
संबंध स्थापित है। तो भारत वालों ने जैसे समय बदला तो भारत वालों ने क्या किया, अग्नि संस्कार के माध्यम से उनको पवित्र कर लिया और उनको भारतीय जाति में क्या कर लिया, उनको शामिल कर लिया। और इनके कार्य देखी गई तो इनके कार्य थे ना, वो किनके समान थे, क्षत्रियों के समान थे। और क्षत्रियों के समान इनके कार्य होने के कारण इनको किसमें शामिल कर दिया, क्षत्रियों में शामिल कर दिया गया। और ये क्या कहलाए, आगे चलकर ये क्या कहलाए, तो ये राजपूत के नाम से जाने गए। तो ये स्टेटमेंट किसका था, कर्नल जेम्स टोड का स्टेटमेंट था। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आपके लिए एक जानकारी के पर्पज से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा, ये विदेशियों के संबंध में आपकी बातें थी, तो आपको ये आप ऐसा ऐसे कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रिय वैदिक क्षत्रियों की संतान, क्या बताया गया, वैदिक क्षत्रियों की क्या है, संतान है। देखिए दोस्तों, क्या बताया गया, वैदिक राजपूत हैं जो किनकी संतान माना गया, कि वैदिक क्षत्रियों की संतान माना गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं, ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये है वैदिक काल, क्या है, वैदिक क्षत्रियों की संतान। तो ये वैदिक काल की बात कर रहा है। तो देखिएगा, वैदिक काल कहां से कहां तक, देखिएगा 1500 बीसी से 600 बीसी का, इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसी के बीच का। देखिए दोस्तों, पहले जो बीसी है ना, ये उल्टी चलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1500 से एक कम हो के आई है 1499-98, और ये कहां पे आई है, 600 के पास में आई है। तो इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड था ना, ये क्या कहलाया था, ये वैदिक काल कहलाया था। देखिए, वैदिक काल में आर्य लोग रहते थे, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि इसमें कौन रहते थे, आर्य लोग रहते थे। और इसमें अनार्य कैंडिडेट भी थे, क्या थे, अनार्य कैंडिडेट भी रहा करते थे। तो देखिए, बताया गया है कि इस काल के दौरान जो क्षेत्रीय व्यक्ति थे, मतलब कि जो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, तो उनकी संतान माना गया है। मतलब इस काल के दौरान जो क्षेत्रीय व्यक्ति हुए थे, जो क्षेत्रीय व्यक्ति हुए, तो उनकी संतान किसके हैं, उनकी संतान माना गया है। किसको माना गया है, तो राजपूतों को उनकी संतान माना गया है। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा दोस्तों। कि हमारे को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है, कि राजपूत हैं जो वैदिक क्षत्रियों की संतान है या वैदिक क्षत्रिय थे, ये कहां से प्राप्त होती है, जानकारी जानकारी के स्रोत कौन कौन है। तो देखिएगा, हमारे पास एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, देखिए दोस्तों, पुस्तक का नाम है राजपूताना का इतिहास। क्या नाम है, राजपूताना का इतिहास। इस पुस्तक की रचना, ये पुस्तक की रचना किसने की थी, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा, हीराचंद ओझा जी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। अगली पुस्तक देखिएगा दोस्तों, पुस्तक का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। पुस्तक का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस पुस्तक की रचना चिंतामणि वैद्य विनायक के द्वारा, इसकी रचना की गई थी। देखिएगा दोस्तों, क्या है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, वे वैदिक की क्षत्रियों की संतान माना गया है इनको। कि इस चीज की हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है, तो देखिएगा, हमारे पास पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम क्या है, राजपूताना का इतिहास।
राजपूताना का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, किसके किस विद्वान ने इसकी रचना की है, तो हीराचंद ओझा जी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। दूसरी पुस्तक है देखिएगा, ये क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये पुस्तक की रचना किसने की है, तो चिंतामणि जी के द्वारा इस पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। इन दोनों पुस्तकों में, इन दोनों ही पुस्तकों में क्या बात बताई गई है कि राजपूतों की उत्पत्ति है, किसकी, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक वैदिक क्षत्रिय वैदिक क्षत्रिय की संतान के रूप में, किसके रूप में, संतान के रूप में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये आपकी क्या थी कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में ये आपकी स्टेटमेंट है। ये सी हमने पढ़ा है, हमने ए नंबर पे पढ़ा था अग्निकुंड से हुई है, 2 नंबर पे पढ़ा था हमने कि जो राजपूत थे वो विदेशी थे, और 3 नंबर पे हमने पढ़ा है क्या कि जो राजपूत थे वो किसकी संतान थे, वैदिक क्षत्रियों की क्या थे, संतान थे। तो दोस्तों ये इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमारे को। तो आप में से जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा दें इसको दोस्तों। अपना जो नेक्स्ट अपनी हेडलाइन रहेगी वो रहेगी मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति की बात करेंगे। किसी करेंगे हम मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति की बात करने वाले हैं। देखिए पहले हमने बात की थी वो राजपूतों की उत्पत्ति की, तो राजपूत तो पूरे भारत में है, लेकिन जो मेवाड़ में जो शासक हुए उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट है, अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। तो वो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के संबंध में अपने मत को प्रस्तुत किया है, तो देखिएगा कौन कौन से हैं। दिख रहा था 1 नंबर, पहले बात करेंगे हम किसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार। देखो अबुल फजल ने क्या बात कही है इसके संबंध में कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति ईरान के नौशेखा वंश से हुई है। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने क्या बात बोली कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति है ना कहां पे हुई है, तो ध्यान रखिएगा ईरान में हुई है। और ईरान में एक वंश था जिसका नाम था नौशेखा वंश। कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नौशेखा वंश से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति कहां पे हुई है, ईरान में हुई है। और इस बात का समर्थन करने वाले कैंडिडेट कौन है, तो इनका नाम क्या है, अबुल फजल है। अबुल फजल के द्वारा ये बात कही गई है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इसको, अब देखो दोस्तों, इसको याद कैसे करना है आपको। देखिए ये है अबुल फजल, अबुल फजल है तो पक्की बात है इनका धर्म कौन सा है, मुस्लिम धर्म है। तो ये देखिएगा समर्थन किसका करेंगे, तो एक मुस्लिम कंट्री का ही समर्थन करेंगे। तो देखिएगा मुस्लिम कंट्री कौन सी है, तो ईरान है। ईरान क्या है, मुस्लिम कंट्री है। तो देखिएगा ईरान में एक वंश था, ईरान में एक वंश था, वंश का नाम क्या है, नौशेखा है। क्या है, नौशेखा वंश। तो आपको ध्यान रखना है अबुल फजल जैसे ही नाम आता है ना तो आपको ईरान ध्यान रखना है, ईरान। और ईरान यदि आपने याद किया है तो आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा, नौशेखा वंश। तो ध्यान रखिएगा, अबुल फजल के अनुसार बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां पे हुई है, ईरान में हुई है। और ईरान में कहां हुई है,
ईरान में एक वंश था जिसका नाम क्या था, नौसेका वंश से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो आप उतार लो इसको, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करें आगे बात। देखा दोस्तों, ये ए नंबर था हमारा। अगली बात करेंगे, बी नंबर की बात करने वाले हैं। बी नंबर की बात करेंगे, देखिएगा। गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जी का अपना एक स्टेटमेंट है यहाँ के संबंध में कि मेवाड़ के शासक कहाँ के निवासी थे। तो देखिएगा, गोपीनाथ शर्मा जी ने एक बात बोली है, गोहिल शासकों की उत्पत्ति गुहिल शासकों की उत्पत्ति गुजरात गुजरात के आनंदपुर में हुई है, जो ब्राह्मण वंशीय थे। ध्यान रखिएगा कि गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा बताया गया है, क्या बताया गया है, गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा बताया गया कि मेवाड़ के जो गोहिल शासक थे, गोहिल शासकों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, गुजरात में हुई है। और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, आनंदपुर। देखिए, आनंदपुर का दूसरा नाम आपको मिलेगा कई जगह पुस्तकों में मिलेगा, बड़नगर। तो ध्यान रखिएगा, बड़नगर आनंदपुर आए या बड़नगर आए, बात एक ही है। तो आनंदपुर का दूसरा नाम क्या है, बड़नगर है। बड़नगर का दूसरा नाम क्या है, तो आनंदपुर है। तो आनंदपुर में हुई है। और वहां पे आनंदपुर में क्या, तो एक ब्राह्मणी वंश में, तो ध्यान रखिए ब्राह्मण वंश था, वहां पे इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार, तो गोपीनाथ शर्मा के जी के अनुसार। पहले दोस्तों हमारे पास आया था अबुल फजल के अनुसार, तो आपने याद किया क्या, ईरान। गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार, तो देखिएगा ये किस चीज का शर्मा, देखिएगा ये है शर्मा जी है, तो शर्मा जी है तो कन्फर्म है ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण का समर्थन करेंगे, ये ब्राह्मण का समर्थन करेंगे। अबुल फजल किसका समर्थन करेंगे, तो वो ईरान का समर्थन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये दूसरा स्टेटमेंट था, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका बी नंबर का क्या था, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, चलें आगे। बात करेंगे हम सी नंबर पे। देखिएगा, एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ का नाम है शत्रुंजय महात्म्य। ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, शत्रुंजय महात्म्य। एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, इससे हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति गुजरात में हुई है। गुजरात के वल्लभी में जो भी शासक हुए उनमें
सबसे प्रतापी शासक शिलादित्य थे। शिलादित्य ने शिलादित्य की राजधानी आनंदपुर थी। आनंदपुर का दूसरा नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या है? बड़नगर है। क्या है? बड़नगर। पत्नी 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 का नाम था पुष्पावती। इन दोनों के दोनों के एक पुत्र गुहिल हुआ, जो मेवाड़ के संस्थापक के रूप में जाने गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिएगा एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य। कौन सा है? शत्रुंजय महात्म्य एक जैन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा कि इस पुस्तक में हमारे को क्या बताया गया है, इस जैन ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति है कहां पे हुई? गुजरात में हुई है। कहां पे हुई है? गुजरात में हुई। और जो गुजरात के देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है? वल्लभी। कौन सी है? वल्लभी है। वल्लभी में जो भी शासक हुए ना, उनमें सबसे ज्यादा प्रतापी शासक का नाम क्या था? तो शिलादित्य था। क्या था? शिलादित्य था। और शिलादित्य की अपनी एक राजधानी थी, राजधानी का नाम क्या था? आनंदपुर था या बड़नगर था। देखिए शिलादित्य की पत्नी का नाम बताया गया था, पुष्पावती था। और देखिएगा इन दोनों के द्वारा, पुष्पावती और शिलादित्य के द्वारा एक पुत्र पुष्पावती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का नाम क्या था? गुहिल था। और गुहिल को ही क्या माना जाता है? तो मेवाड़ का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये पुस्तक की इसकी जानकारी, पूरी संपूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य से ये चीज की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये हमारे का तीसरा नंबर का स्टेटमेंट था, और ये आपको याद रखना है बिल्कुल कि गुजरात के शासकों की उत्पत्ति कहां मानी गई है? तो मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति कहां मानी गई है? तो गुजरात के वल्लभी में मानी गई है। ध्यान रखिएगा इस बात को, गुजरात के वल्लभी में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसको मिटा दें। आप में से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर बात करेंगे हम, डी पे बात करने वाले। डी देखिएगा, अगली बात करेंगे मोहन ऑफ नैन्सी के अनुसार। मोहन ऑफ नैन्सी के अनुसार देखिएगा क्या बताया गया है। इन्होंने देखिएगा समर्थन किया है, समर्थन किसका किया? तो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य। देखिएगा इनके द्वारा समर्थन किया गया है। जो शत्रुंजय महात्म्य में एक बात बोली गई है कि गुजरात के शासकों की उत्पत्ति कहां पे हुई है? गुजरात के शासकों की उत्पत्ति गुजरात के वल्लभी में हुई है। तो ध्यान रखिएगा उस बात का समर्थन कौन करते हैं? तो मोहन ऑफ नैन्सी के द्वारा इस बात का समर्थन किया जाता है। और मोहन ऑफ नैन्सी के द्वारा क्या बात बोली जाती है कि मेवाड़ के शासकों की 24 शाखाएं हुई। ध्यान रखिएगा 24 शाखाएं हुई। इन 24 में 2 प्रमुख थी। 2 प्रमुख कौन कौन सी थी बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों 2 प्रमुख बताई गई है। 2 कौन कौन सी बताई गई है प्रमुख?
देखिएगा, एक का नाम क्या है, गोहिल। एक का नाम क्या है दोस्तों, एक का नाम गोहिल, और गोहिल को दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, इसको बोलते हैं रावल शाखा। कौन सी बोलते हैं, रावल शाखा। दूसरी बात है, वो दूसरी शाखा का नाम बताया गया है, ये बताया गया क्या, सिसोदिया शाखा। कौन सी है, सिसोदिया शाखा। कौन सी है, सिसोदिया शाखा। एक गुहिल शाखा है और एक गुहिल शाखा, और एक कौन सी है, सिसोदिया शाखा। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 24 शाखाएं किसने बताई है, तो धाका मोनोत नैन्सी के द्वारा बताई गई है, कि मोनोत नैन्सी के द्वारा जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म करके कहते हैं, इन्होंने समर्थन किया, और इन्होंने मेवाड़ के शासकों की कितनी शाखाएं बताई, तो धारकी का 24 बताई है। इन 24 में से इन्होंने बताया कि इन 24 में दो प्रमुख थी। दो प्रमुख कौन कौन सी थी, एक का नाम क्या है, गोहिल, गोहिल का है, दूसरा नाम क्या है, तो रावल है, और दूसरी शाखा का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, सिसोदिया है। क्या है, सिसोदिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नेक्स्ट मैं किसी पॉइंट को लेके बात करना चाहूंगा आपसे, तो देखिए स्टार डाल के लिख लीजिए आप, क्या है कि मेवाड़ का संस्थापक संस्थापक मेवाड़ का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोहिल को माना जाता है। किसको माना जाता है, मेवाड़ का संस्थापक किसको माना जाता है, गोहिल को माना जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक क्या है, वास्तविक संस्थापक क्या है, संस्थापक। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो देखिएगा दोस्तों, ये माना जाता है बप्पा रावल को माना जाता है। किसको, बप्पा रावल को माना जाता है। कि मेवाड़ का संस्थापक कौन था, गोहिल था, और मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, गोहिल को माना, बप्पा रावल को माना गया है। और बप्पा रावल को यहाँ पे दूसरा नाम लिख दिया गया, दूसरा नाम, दूसरा नाम। देखिए बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था, तो देखिएगा दोस्तों, ये बोला जाएगा कालभोज। क्या बोला जाएगा, कालभोज। तो राजस्थान के इतिहास में आपको कई जगह ऐसा भी मिलने वाला है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग थे, और कुछ साक्ष्य ऐसे मिलेंगे जहां पे बताया जाएगा कालभोज और बप्पा रावल दोनों एक ही आदमी थे। तो ये आपका क्या था, आपका मेवाड़ के शासकों के संबंध में हमने 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं। तो दोस्तों, आपको शायद उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया होगा ये। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं इसको। और आज इस क्लास को यहीं पे दी एंड कर रहे हैं, कल इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, इस क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका कोई भी अपना स्वयं का स्टेटमेंट है तो वो इसके संबंध में आप दे सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।